नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता है और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। किसानों को मोदी सरकार का तोहफा, अन्नदाता के नाम पहली कैबिनेट बैठक। मोदी कैबिनेट का पहला बड़ा फैसला किसानों के हित में गया, जिसके तहत पीएम किसान योजना का दायरा बढ़ाया गया। वहीं किसानों के लिए पेंशन योजना को भी मंजूरी दी गई। खेती के बढ़े संकट से जूझते किसानों की समस्या को मोदी सरकार 2 में तवज्जो मिलना बताता है कि सरकार इस सेक्टर को लेकर काफी गंभीर है। इस साल अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना का ऐलान किया था, जिसमें 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले किसानों को 6,000 सालाना की केंद्रीय मदद का प्रावधान किया गया था। मोदी सरकार 2 में पहली कैबिनेट बैठक में इसका दायरा बढ़ाकर सभी किसानों के लिए कर दिया गया। मोदी कैबिनेट के इस फैसले से अब लगभग 14 करोड़ किसानों को फायदा होगा। मोदी सरकार के 5 साल के कार्यकाल में किसानों की नाराजगी की खबरें आती रहीं, लेकिन माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत में ग्रामीण भारत की बड़ी भूमिका रही। चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में सभी किसानों को इस योजना के तहत लाने का वादा किया था। पीएम किसान योजना के तहत अब तक करीब 3 करोड़ छोटे किसानों को 2 किश्त मिल चुकी है। मोदी कैबिनेट ने इसके साथ ही किसान पेंशन योजना को मंजूरी दी, जिसके तहत देश भर के छोटे और मंझोले किसानों को 60 साल की उम्र से पेंशन दी जाएगी, लेकिन ये स्वैच्छिक योगदान वाली पेंशन स्कीम होगी। सरकार की इस योजना में 18 से 40 साल के किसान शामिल हो सकेंगे। 60 साल का हो जाने के बाद किसानों को 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। इस योजना के तहत किसानों को 100 रुपये महीने जमा कराना होगा, तो केंद्र सरकार भी इसमें हर महीने 100 रुपये जमा कराएगी। ये वो फौरी राहत है जो सरकार ने अपनी तरफ से किसानों को देने का ऐलान किया है, लेकिन देश में किसानी भारी संकट से गुजर रही है। कृषि, फॉरेस्ट्री और मछली पालन का सम्मिलित रूप से जीडीपी में योगदान 2004-05 के 21% से घटकर 13% तक रह गया है। लेकिन आज भी देश की 55% वर्कफोर्स खेती में लगी है, यानी देश की आधी आबादी की आय का जरिया आज भी खेती है। वहीं खेती में आमदनी लगातार घटती जा रही है और फसलों की सही कीमत न मिलने से किसान कंगाल हो रहा है। मोदी सरकार ने 2014 में किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। नाबार्ड के एक सर्वे के मुताबिक खेती करने वाले परिवारों की औसत मासिक आय केवल 8,931 रुपये है, जबकि यूपी, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के किसानों की आय इससे भी कम है। लेकिन किसानों को अतिरिक्त रोजगार के साधन उपलब्ध कराना नए कृषि मंत्री के लिए बड़ी चुनौती होगी। तो 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना और फसलों की सही कीमत मिलने से ही देश का किसान खुशहाल हो पाएगा। बहरहाल बड़ी जीत के बाद न सिर्फ मोदी सरकार का जोश दोगुना है, बल्कि इस जीत ने ये भी संकेत दिए हैं कि सरकार अगर कड़े फैसले ले तो भी देश उसके साथ खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। धान की नर्सरी डालने से लेकर के भंडारण करने तक बहुत लागत आती है, इसलिए हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने धान की खेती में कई शोध किए और इन्हीं शोधों में ड्रम सीडर यंत्र का आविष्कार किया है, जिससे वह नर्सरी से लेकर के रोपण तक आने वाली भारी भरकम खर्चे को कम कर सकते हैं। तो ये यंत्र धान की खेती में कैसे उपयोगी है, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र बीजवा भदोही के इंजीनियर विनोद सिंह। देखिए, ड्रम सीडर जो होता है वो एक आयरन मेड लोहे का बना होता है, जो एक सिलेंड्रिकल टाइप का इसमें एक रोलर लगा होता है, जिसमें कि बाहर ग्रुप एक पेक्स टाइप के जो है मुड़े हुए इसमें जो खुटियां लगी होती हैं, और उन रोलर में जो है बेलन में ये छेद होते हैं छोटे छोटे, और इसमें एक हैंडल होता है जो कि मैनुअल ऑपरेटेड होता है। किसान भाइयों, आपने इस यंत्र के बारे में जाना। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस यंत्र का प्रयोग करें क्यों? तो किसान भाइयों, ड्रम सीडर से धान की बुआई करने पर नर्सरी और रुपाई पर होने वाला खर्चा बचता है। कम पानी में भी फसल की उचित बढ़वार होती है।
ऊपरी जमीन जहां पर पानी जल्दी सूख जाता है वहां भी इस विधि से बुआई करने पर धान की अच्छी उपज मिलती है। इस विधि में देर से बुआई करने पर भी फसल की उचित बढ़वार होती है और उपज भी आशा के अनुरूप मिलती है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जितना हम रुपाई करके फसलों से उपज पाते हैं उतनी ही उपज इस विधि को भी अपनाकर ले सकते हैं। ये एक आधुनिक कृषि यंत्र है जिससे कि धान की सीधी लाइन में बुआई के काम आता है और कई कतार में एक साथ लाइन में धान की बुआई इससे किया जाता है। इस यंत्र से बुआई करने पर 1 एकड़ के लिए 15 से 20 किलोग्राम बीज का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इस विधि से बुआई के लिए कम अवधि की प्रजातियों का चयन करना होता है जो कि 100 से 120 दिन में तैयार होती हैं। जिस खेत में ड्रम सीडर से धान की बुआई करनी है तो सर्वप्रथम जो है वो खेत अच्छी दशा में जुताई किया हुआ हो, पडलिंग किया हुआ हो, जैसे कि मचाई किया हुआ हो, पानी लेव लगा करके अच्छी तरह जुताई करके उसको लेबल कर दें, हेंगा पाटा दे करके। इसके बाद जिस खेत में इसको ड्रम सीडर से बुआई करना है उसमें का पानी बाहर निकाल दें, क्योंकि इसमें बुआई करते समय ये क्लियर आइडिया रहे कि हमारा धान की लाइन में बुआई हो रहा है, धान गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। इसके पूर्व जिस धान की बुआई करना है ड्रम सीडर से उसको पहले से नमी के साथ जैसे पानी छिड़क करके और उसको छाए में फैला दें, जिससे कि वो पूरा अच्छी दशा में भरक जाए, यानी ऐसा हो जाए कि जो ड्रम से गिरते वक्त वो फंसने न पावे। इसके बाद उसमें ऐसी इसको गीले बोरे में भी इसको ढक सकते हैं और थोड़ा सा जमाव की तरफ अग्रसर हो, अंकुरण का जो ऊपर का भाग होता है वो ज़्यादा अंकुरित न हो, क्योंकि जब रोलर चलता है किसान भाई जो है उसको खींचते हैं तो बड़े अंकुरण होने के कारण वो टूटने का डर रहता है। तो इसलिए इसमें बिल्कुल अंकुरित दशा में होने वाला हो ऐसे बीज, धान के बीज को रोलर में भर करके उसमें ड्रम सीडर में, इसके बाद तैयार खेत में हैंडल पकड़ करके उसको खींचते हैं और उसमें जो कीचड़ में उसका ग्रूव है जो नीचे धंसता है रोलर का, और उसमें बीज जो उसके छेद होल बने हुए हैं उसमें से 1 बाय 1 करके जितनी लाइनों में होल बना है उसे गिरते रहते हैं और ज़मीन में उचित गहराई तक जो तकरीबन 5 सेंटीमीटर, लगभग 5-5.5 सेंटीमीटर गहराई तक बुआई हुआ था, 5 से 6 सेंटीमीटर उतनी गहराई तक बीज पड़ते हैं। और लाइन में एक साथ कई लाइनों में बुआई होता है। चूंकि एक साथ में कई लाइन में बुआई होता है धान का, इसलिए कम समय में अधिक क्षेत्रफल में बुआई का काम हो जाता है, जिससे कि श्रम और श्रमिक, धान की खेती बड़ी खर्चीली होती है, इसमें श्रम और समय अधिक लगता है, इसलिए ड्रम सीडर से श्रम और श्रमिक की भी 60-65% तक बचत होता है। और बीजों का जो है फिर पौधा जो है उसका जमाव अच्छा होता है और बढ़वार विकास अच्छा होता है, क्योंकि एक नियम से तौर तरीके से ड्रम सीडर से बुआई होता है। अपनी लागत में काफ़ी करीब इससे जो है लागत में 65-70% बचत होता है और उत्पादन में 3 से 4 कुंटल का इजाफा होता है। इस पर जो है सरकार हमारा जो है जितने भी हमारे पूरे देश में या कृषि विभाग के जो विभिन्न जनपदों में यह सुविधा किसान भाइयों को अनुमन कराई जा रही है, जो कि छूट के तहत है। तकरीबन लगभग 45-50% तक इस पर छूट है। तो किसान भाई जो है अपना पंजीकरण कराने के पश्चात ही इन यंत्र को ले सकते हैं, या पूरा नगद पैसा मार्केट से दे के रजिस्टर्ड दुकानों से लेकर के पंजीकरण पहले हो, इसके बाद जो है पूरा पैसा नगद जमा करेंगे, फिर अपने उनके दूसरे या तीसरे दिन जो है उनके खाते में अनुदान का पैसा चला जाएगा। मधुमक्खी पालन व्यवसाय में जो किसान सही देखरेख करे उन्हें इससे खूब मुनाफा हो रहा है। इस व्यवसाय में गर्मी हो या वर्षा का मौसम, इनके लिए पराग की कमी और शत्रुओं की अधिकता हो जाती है। ऐसे में मौन पालकों की समस्या बढ़ जाती है। इन समस्याओं का समाधान क्या है, आइए जानते हैं लखनऊ के प्रगतिशील मौन पालक निमित सिंह से। सबसे पहली बार बरसात समय ध्यान रखना चाहिए, जो हम अपना फील्ड सिलेक्शन करते हैं, जहाँ पे अपना मधुमक्खी के बक्से रखते हैं, वो हमारी ऊंचाई जगह पे हो कि अगर बाढ़ क्षेत्र एरिया है वहाँ पानी लगता है तो हमारे मधुमक्खी के जो बक्से हैं थोड़े जमीन से ऊंचे पे हो कि अगर पानी कितना भी लगे तो हमारे बक्से तक पानी न पहुँचे। तीसरी चीज़, हमें बक्से को अपने स्टैंड पर रखें या ग्लास पर रखें, या अगर दोनों चीज़ नहीं है तो आप बांस के खूंटे बना लीजिए, 3-3, 4-4 करके बक्से के नीचे गाड़ दीजिए और 1.5 से 2 फीट का बनाइए, ताकि अगर पानी बाई चांस वहाँ लगता
बढ़ता भी है तो हमारा जो पानी है बॉक्स तक नहीं पहुँचे। पहली तो सबसे ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए। किसान भाइयों, मधुमक्खियों के भोजन पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी भोजन न मिलने पर मधुमक्खियों की मृत्यु भी हो जाती है। तो कृत्रिम भोजन तैयार करने के लिए आप 1 किलोग्राम चीनी 1 लीटर पानी में घोलकर तैयार कर लें और प्रति बक्से में करीब 1 किलोग्राम तक रख दें, जिससे मधुमक्खियां अपना भोजन प्राप्त कर सकती हैं। दूसरी चीज़, जब बरसात का समय होता है तो जो हम चीनी का घोल देते हैं वो हल्का गुनगुने पानी में देना चाहिए, क्योंकि बरसात समय नमी ज़्यादा होती है और नमी की वजह से बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया हमारे जो मिट्टी में एक्टिव हो जाते हैं और फंगल डिजीज हमारे मौनाले में लग सकती हैं। तो फंगल डिजीज से अगर हमें बचना है तो थोड़ा सा हम गुनगुना पानी में अगर हम शुगर सॉल्यूशन देते हैं चीनी का घोल तो उससे हम बचे रहेंगे। दूसरी चीज़ की बरसात के समय हमें पराग और मकरंद दोनों की समस्या रहती है, तो हमें अपने बक्से को ऐसे क्षेत्र में लगाना चाहिए जहाँ पे तिलहन और दलहन की फसल हो, जैसे कि मक्का, बाजरा, तिल कि ये तीनों चीज़ की फसल अगर मिलती है, नहीं तो पेठा मिले या कद्दू मिले। और अगर सब्जी क्षेत्र में हम लगा रहे हैं तो ये भी ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पे दवाइयों का छिड़काव ना हो। अगर दवाइयों का छिड़काव हो रहा है तो इसका भी भरपूर ध्यान रखिए कि अपने मौनाले को वहाँ से हटा लीजिए। उसके बाद अगर ध्यान दिया जाए तो बरसात के समय हमारे मौनाले में मधुमक्खियों की संख्या थोड़ी कम दिखती है। तो अगर थोड़ी कम दिखती है तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि हमारे बक्से के अंदर हम मधुमक्खियाँ कम है या हमारे बक्से के अंदर कोई बीमारी है। लेकिन नहीं, आपको ये ध्यान देना है कि हमारा बक्सा का 5 फ्रेम या 6 फ्रेम का है तो हमारे बक्से के पूरे फ्रेम पे काम हो और पूरे के पूरे फ्रेम पे हमारी श्रमिक मधुमक्खियाँ सारे छत्ते के ऊपर काम करती हुई मिलें। अगर एक भी छत्ता खाली है तो उसको आप निकाल दीजिए, क्योंकि अगर खाली छत्ते रखेंगे तो उस पर फंगल डिजीज काफ़ी तेज अटैक करती है और टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता है, क्योंकि बरसात के समय मौसम में नमी ज़्यादा हो जाती है। और जैसा इस समय हम देख रहे हैं कि बहुत सूखा है, इस समय बिल्कुल ड्राई समय चल रहा है। तो इस समय क्या होता है कि अपने मौनाले को ध्यान देना है कि पानी का ध्यान बहुत देना है। इस समय पानी नहीं होता मधुमक्खियों के पास, इतना ड्राई हो गया, हर तरफ मिट्टी सूखा है, घास सूखी हुई रहती, तो मक्खी पानी कहाँ से मिलेगा। तो ये भी ध्यान देना है कि पानी बिल्कुल साफ पानी। इससे किसान भाइयों, इन मधुबॉक्सों में कुछ कीटों का भी प्रकोप होता है, जैसे चींटी एवं सुंडी का प्रकोप होता है। तो इनकी रोकथाम के लिए आप बॉक्सों की साफ सफाई रखें तो इन कीटों की रोकथाम कर सकते हैं। हमारे बॉक्स में फंगल डिजीज किस प्रकार की आती है? 2-3 प्रकार की होती है। पहली आती है जैसे माइट के ही सारे गुण होते हैं, लेकिन बस नाम अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि हम बिल्कुल देसी भाषा में बताएं अगर, तो आपका होता है हमारे बक्से में ब्रूड सड़ने लगता है, या तो ब्रूड जो है काटने लगती है मधुमक्खियाँ। तो ब्रूड काटने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? हमारे बक्से में खाना जो होता है वो कम होता है। तो अगर ब्रूड मक्खी काट रही है तो हम पहले तो भरपूर खाना उनको दे दें, तब वो ब्रूड काटना बंद कर देंगी। दूसरी चीज़, अगर ब्रूड से मधुमक्खियाँ पैदा हो रही हैं तो ये ध्यान देना है कि हम क्या हमारी मधुमक्खियों के पंख नहीं है या क्या चीज़ नहीं है। अगर इस तरह की बीमारी आपको दिख रही है शुरुआती में ही, तो हमको इसको रोकना है वहीं से। कैसे रोकना है? हम कुछ अजवाइन का इस्तेमाल करें, किसी तरह के एंटीबायोटिक नहीं इस्तेमाल करें। एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने से हमारी मधुमक्खियाँ रेजिस्टेंस हो जाएंगी। तो आयुर्वेद में तो अजवाइन का सत्य इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे थाइमॉल बोलते हैं। अजवाइन पीस करके उसकी पोटली बना करके प्रति बक्से, अगर 5 फ्रेम बक्सा है तो प्रति बक्से हम उसमें 3 से 4 ग्राम, और 5 फ्रेम से ऊपर है तो 7 से 8 ग्राम अपने बक्से में हम, ताकि जो अजवाइन का स्मेल होता है उससे जो आर्टरी में फंगल डिजीज होती है वो हमारी मधुमक्खियों को नहीं होगी। हम अजवाइन से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तीसरी चीज़, जैसे कि गौमूत्र है, देसी गाय का जो हमारा गौमूत्र है वो हम अगर इस्तेमाल करें, लेकिन ये ध्यान रखना है हमें कैसे इस्तेमाल करना है। ये नहीं है कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा उसे इस्तेमाल ऐसे किया जा रहा है कि हमारे बक्से में गौमूत्र का अंश आए। हम ऐसे इस्तेमाल करना है कि जब हम अपने बक्सों को सफाई करते हैं बरसात के समय, तो गौमूत्र से पूरा उसको छिड़काव करके सफाई करके धूप में दिखा लें, अच्छे से धूप में दिखाने, और फिर उस बक्से को हमारे मधुमक्खियों के साथ डालें, ताकि जो उसके अंदर जो भी डिजीज है, फंगल मतलब इन्फेक्शन है, वो सब कुछ साफ हो जाए। हम क्योंकि डिस्टिलेशन तो कर नहीं सकते अपने बक्से की लकड़ी है, तो हम गौमूत्र जो कि उसमें बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, उससे हमारे मधुमक्खियाँ डिजीज फ्री रहेंगी। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है निधौली कला जिला एटा के सुमेर सिंह ने। आपने अमरूद के बाग में उकठा रोग की रोकथाम पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जहाँ तक रोगों के संबंध में है, अमरूद का सबसे विनाशकारी और महत्वपूर्ण रोग उकठा रोग है, जो फ्यूजेरियम नामक फफूंदी कारण से जड़ों से ये बीमारी लगती है। इसके प्रबंधन करने के लिए ज़रूरी ये है कि पौधों के आसपास बाग में हम साफ सफाई रखें
और साफ सफाई के बाद फिर जैविक और रासायनिक दवाइयों का उपयोग करें। जैविक दवाइयों में ट्राइकोडर्मा पाउडर एक आता है, जिसकी यदि 2.5 किलोग्राम मात्रा 50-60 किलोग्राम अच्छे सड़ी हुई गोबर खाद के साथ मिला करके 6-7 दिन तक छाया में रख लें और उसको बोरा से ढक दें। फिर 6-7 दिन बाद उसका 5-5 किलोग्राम मात्रा प्रति पौधे के हिसाब से थालों में चारों तरफ डाल दें और नमी बनाए रखें, तो उकठा रोग कम लगता है और ये बीमारी से बचा जा सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। नील हरित शैवाल धान की फसल के लिए है बहुत उपयोगी। मक्का की गहाई के लिए मेजर सेलर यंत्र पर जानकारी। किसान भाई, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ में। नमस्कार।